अध्याय 23 छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह। उराव बगावत 1918 ईस्वी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह में सरगुजा के गोपाल ग्राम के आसपास के गांव आदिवासियों का विद्रोह उल्लेखनीय है। रियासत के रामानुजशरण राजा के शासनकाल में यह हुआ। विद्रोहियों ने सारहरी और पाट पुलिस थाना के 14 गांव लूट लिए। 51 सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर दी। रायपुर से अंग्रेजी टुकड़ी विद्रोह शमन के लिए निकली। राजा रामानुजशरण इलाकेदार भैया बहादुर, इंद्र प्रताप सिंह, लाल जगदीश बहादुर सशस्त्र सैनिकों के साथ बढ़े। धनुषबाण भाले विद्रोहियों के हथियार थे। दोनों पक्ष से अनेक हताहत हुए। गोपाल ग्राम को आग लगा दी गई। जो विद्रोही सामने आया उसे जान से मार डाला गया। सरगुजा नरेश की सहायता के लिए नेल्सन के नेतृत्व में अंग्रेजी टुकड़ी पहुंची। विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया। मामला चला और मृत्युदंड दिया गया। विद्रोह के शमन के पश्चात जांच करने पर पता चला कि जर्मन मिशनरियों ने विद्रोहियों को भड़काया था। राजा रामानुज प्रताप सिंह को इसकी प्रति भेजने के समाचार से बलभद्र प्रसाद तिवारी सब इंस्पेक्टर नाराज हुआ। गोंड नेताओं को बुरा भला कहा। दीवान साहब एटले ने वार्ता के लिए गोंड नेताओं को बुलाया। आम सभा का कारण पूछा। गोंडों ने कहा कि वे गांधी जी का स्वराज मना रहे हैं। दीवान नाराज हुआ और गोली चलाने का आदेश दे दिया। 6 आदिवासी मारे गए, अनेक घायल हुए। सैकड़ों आदिवासी गिरफ्तार कर लिए गए। गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश पर गोंडों ने प्रतिबंधित कर दिया। राजा ने सुधार की अनेक घोषणाएं कर शांति स्थापित किया। बैकुंठपुर और मनेन्द्रगढ़ में नगरपालिका की स्थापना, प्रजा परिषद व प्रजा सभा जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल थी। अध्याय 24 रियासतों का विलीनीकरण। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अहिंसकता विश्व इतिहास में चर्चित रहा है। भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों ने भरसक यह प्रयास किया कि आज़ाद भारत शक्तिशाली न बने। देसी रियासतें अंग्रेजी राज की पक्षधर थी। 1947 के आसपास ये देसी राजा भी अंग्रेजों पर इस बात के लिए दबाव डालते रहे कि उनकी राय मानी जाए, उन्हें भारत संघ में शामिल होने के लिए बाध्य न किया जाए। इसका असर पड़ा। 16 मई 1946 को जिस कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन हुआ, उसमें देसी रियासतों पर सम्राट की सरकार की जो सर्वोच्चता है वह समाप्त की जाए। यह सर्वोच्चता नई सरकार को हस्तांतरित न की जाए। देसी नरेशों की मुख्य मांग इसके द्वारा मान ली गई। उन्हें भारत संघ में शामिल होने की बाध्यता नहीं थी। 2 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि उनकी सरकार भारत को स्वतंत्र करना चाहती है। अनिश्चितता की वर्तमान स्थिति खतरे से भरी है और अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहने दिया जा सकता। ब्रिटिश सम्राट की सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि यह उनका पक्का इरादा है कि जून 1948 तक सत्ता का हस्तांतरण उत्तरदायी भारतीयों के हाथों में सौंपने के लिए निश्चित कदम उठाए जाएं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक दलों के मध्य सामंजस्य व एकरूपता को इशारा करते रहा। यदि पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली भारत की संविधान सभा कोई संविधान जून 1948 तक तैयार न कर सकी, तो महामहिम की ब्रिटिश सरकार की सरकार विचार करेगी कि ब्रिटिश सरकार भारत में केंद्रीय सरकार के हाथ में या कुछ अंचलों में प्रांतीय सरकारों के हाथ में। 20 फरवरी 1947 का ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ब्रिटिश संसद में दिया बयान चर्चा का विषय रहा।
सभी नेता इसे अपने अपने ढंग से ले रहे थे और अपनी सफलता बतला रहे थे। H.V. हार्सन ने इस संदर्भ में लिखा, 20 फरवरी 1947 का एटली का वक्तव्य भारतीय संदर्भ में देखने पर किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के लिए अनुज्ञा पत्र था। 24 मार्च 1947 को नए वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने पदभार ग्रहण किया। भारत के शासन का उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथों हस्तांतरित करना था। माउंटबेटन के पास समय कम था और काम अधिक था। देर रात अथक प्रयास कर उन्होंने विभाजन के साथ स्वतंत्रता अधिनियम निकाला। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को रात 12 बजे पंडित नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा, आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जग कर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। ऐसा क्षण इतिहास में बहुत कम आता है जब पुराने युग से नए में कदम रखते हैं। हम इस पवित्र क्षण में भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। भारत में कुल 562 देशी रियासतें थी जो विभिन्न संधियों के द्वारा अंग्रेजी भारत की सरकार से जुड़ी थी। सभी अंग्रेजों की संप्रभुता स्वीकार करते थे। इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कश्मीर था। 82,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल था। जनसंख्या की दृष्टि से हैदराबाद बड़ा था। 1 करोड़ 60 लाख जनसंख्या थी। उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्रफल का 2/5 भाग देशी रियासतों के अधिकार में था। जनसंख्या लगभग 9 करोड़ 30 लाख और क्षेत्रफल लगभग 72 लाख वर्ग मील था। भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग अलग राष्ट्र बनाए गए और इन देशी रियासतों को यह छूट दी गई कि अपनी भौगोलिक एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहें। अधिकांश देशी रियासतों ने भारत के साथ मिलने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ रियासतों ने हिचकिचाहट दिखलाई। इन देशी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करवाने का गुरुतर भार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। इस कार्य में वे सफल रहे और लौह पुरुष कहलाए। छत्तीसगढ़ की देशी रियासतें और विलीनीकरण। 1947 में छत्तीसगढ़ में 14 देशी रियासतें थीं। बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, छुई खदान, कवर्धा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, खैरागढ़, जसपुर नगर, धरमजयगढ़, सरगुजा, कोरिया, चांग बखार। इन रियासतों के अधिकार क्षेत्र में 30,959 वर्ग मील का क्षेत्र था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक विस्तृत बस्तर था। 13,002 वर्ग मील क्षेत्रफल था। उसके पश्चात सरगुजा 6,055 वर्ग मील क्षेत्रफल वाला था। सबसे छोटा रियासत शक्ति की थी, मात्र 138 वर्ग मील क्षेत्रफल था। छत्तीसगढ़ की 5 रियासतें कालाहांडी, पटना, रायलखोल, वामरा, सोनपुर 1905 में उड़ीसा में सम्मिलित की गई। सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया और चांग बखार छोटे नागपुर से छत्तीसगढ़ में शामिल की गई। रियासतों को विलीन करने का दायित्व मिलने पर 5 जुलाई 1947 ईस्वी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों को भारत के संघ में सम्मिलित होने के लिए अपील की। देशी रियासतें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था के विषयों में भारत संघ के साथ मिल जाए, जिसमें देश के समान हित समाये हुए हैं। दूसरी बातों में हम उनके स्वायत्त अस्तित्व का सावधानी से सम्मान करेंगे। सरदार पटेल की इस अपील से प्रभावित होकर भारत के राजा, महाराजा, दीवान पटेल से भेंट करते हैं।
भारत संघ में सम्मिलित होने के संदर्भ में जो आशंकाएं थी उसका निराकरण दिया गया। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की रियासतों का अपने भविष्य को लेकर चिंता स्वाभाविक थी। पूर्वी रियासत संघ का जन्म हुआ। राजकुमार कॉलेज रायपुर में रियासतों के प्रधानों की बैठक का यह फल था। 1 अगस्त 1947 से इस संघ ने अपना कार्य प्रारंभ किया। बस्तर राजा इस संघ से अलग रहे। राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने स्पष्ट रूप से देसी राजागणों को भारत संघ में शामिल होने की समझाइश दी। उन्होंने कहा, भारतीय संघ रियासतों की विलगता की नीति को कभी सहन नहीं कर सकता। यह कभी नहीं हो सकता कि आधा भारत आज़ाद और आधा गुलाम रहे। महात्मा गांधी, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन इस बात की समझाइश देसी रियासतों के प्रमुखों को दे रहे थे कि उनकी भलाई भारत संघ में शामिल होने में ही है। 25 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय राजाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने उद्बोधन में 15 अगस्त 1947 से पहले आप अपने विदेशी मामले, सुरक्षा और यातायात केंद्रीय सरकार को सौंप दें। जिस प्रकार आप उस प्रजा से जान बचाकर नहीं भाग सकते जिसके कल्याण का दायित्व आपके ऊपर है, ठीक उसी प्रकार आप अपने पड़ोसी केंद्रीय सरकार से भी नहीं भाग सकते। जो आप उचित समझे वैसा करें। 25 जुलाई को यह नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक थी। रियासतों के विलीनीकरण कहा के विभाग ने राजाओं से और उनके प्रतिनिधियों से विलीनीकरण के मामले में चर्चा प्रारंभ की। एक अनुबंध पत्र तैयार किया गया जिसमें भारत संघ में प्रवेश के इच्छुक रियासतों के राजाओं से हस्ताक्षर लिया जाता था। 1 अगस्त 1947 को ऐसा अनुबंध पत्र छत्तीसगढ़ के देसी राजाओं को भेजा गया। खैरागढ़ के तत्कालीन राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने इस पर हस्ताक्षर किया। कोरिया 7 अगस्त, रायगढ़ 11 अगस्त, कांकेर 11 अगस्त, सरगुजा 9 अगस्त, राजनांदगांव 22 अगस्त, जसपुर 1 सितंबर ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। 15 अगस्त से पूर्व चांग बखार, सारंगढ़, कवर्धा, छुई खदान, उदयपुर, बस्तर, शक्ति के राजाओं ने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए। सामंती रियासतों ने भारत सरकार की संप्रभुता को स्वीकार किया। रियासतों के राजाओं ने अभी केंद्रीय सरकार के साथ विलीनीकरण पर समझौता नहीं किया था। यह पहला कदम था जिसके तहत विदेशी मामले, सुरक्षा एवं यातायात के विषयों पर समझौता हुआ था। भारत सरकार का विलीनीकरण विभाग अपने प्रयासों में लगा रहा। देशी राज्यों का पूर्ण रूपेण विलीनीकरण उसका एकमात्र लक्ष्य था। राजाओं की ऐतिहासिक बैठक 15 दिसंबर 1947 ईस्वी। देश के राजाओं को रियासतों के पूर्ण विलीनीकरण की समझाइश देते सरदार पटेल यात्रा कर रहे थे। इसी क्रम में 15 दिसंबर 1947 ईस्वी को वे अपनी पुत्री मणिबेन सचिव वीपी मेनन के साथ नागपुर पहुंचे। शाम 4:30 बजे गवर्नमेंट हाउस में पटेल, छत्तीसगढ़ के राजाओं और उनके दीवानों के साथ एक ऐतिहासिक बैठक हुई। गवर्नर मंगलदास पकवासा, मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण शामिल हुए। यह एक युगांतरकारी सम्मेलन था। इसका ऐतिहासिक महत्व था। छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों को भविष्य इस पर आधारित था। 14 देशी रियासतों में से 11 के राजा उपस्थित थे। सरदार पटेल ने राजाओं व उनके प्रतिनिधियों से विलय में विस्तृत चर्चा की।
राजाओं के लिए निर्वाह भत्ते की घोषणा की। एक फार्मूला पेश किया कि जिन रियासतों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये थी उन्हें 15% भत्ता दिया जाएगा। 4 लाख की आमदनी वाले को 10%, 10 लाख वाले को 5.5-7% वार्षिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निजी जायदाद, महल वगैरह राजाओं के स्वामित्व में ही रहेंगे। सरदार पटेल के स्पष्टीकरण से निश्चित होकर छत्तीसगढ़ के देसी राजाओं ने नागपुर में ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। नांदगांव रियासत की रानी जयंती देवी ने नाबालिग राजा की ओर से सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। रायगढ़ के ललित सिंह, कांकेर के भानु प्रताप सिंह, खैरागढ़ के लाल वीरेंद्र सिंह, कोरिया के रामानुज प्रताप सिंह, उदयपुर के चंद्रचूड़ प्रसाद, सारंगढ़ के राजा नरेश चंद्र सिंह, छुईकदान के ऋतुपर्ण किशोर दास, कवर्धा के धर्मराज सिंह, शक्ति के लीलाधर सिंह, बस्तर के प्रवीण चंद्र भंजदेव ने एक एक कर हस्ताक्षर किए। सरगुजा के उत्तराधिकारी जसपुर के दीवान TCR मेनन, चांग बकार के दीवान ने रियासत की ओर से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 19 दिसंबर को सरगुजा महाराज, 31 दिसंबर तक चांग बकार व जसपुर के राजाओं ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। सरदार पटेल ने छत्तीसगढ़ के राजाओं के इस महान त्याग के लिए, प्रजा प्रेम के लिए, देशभक्ति के लिए, समय को पहचान कर गए सत्कार्य के लिए, बुद्धिमत्तापूर्ण कदम के लिए राजाओं को साधुवाद दिया। सन 1941 ईस्वी में भारत सरकार ने राजनीतिक सलाहकार सर फ्रांसिस विली ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, एक दिन निश्चित रूप से आएगा जब छोटे राज्यों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और वे पड़ोस के प्रांतों में सम्मिलित हो जाएंगे। यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को एक नोटिफिकेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ की 14 रियासतें CP मध्य प्रांत में सम्मिलित कर ली गई। रियासतों के विलीनीकरण का महादौर पूर्ण हुआ। अनिश्चितता की स्थिति समाप्त हुई और रियासतें 72 भारत के अंग बन गई। रियासत के नागरिकों का, प्रजा का भविष्य भारत के भविष्य के साथ गया। एक चमत्कारिक परिवर्तन आया जिसके सुदूरगामी परिणाम निकले। छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलीनीकरण एक बड़ी समस्या का निदान था, मगर इस विलय को अमली जामा पहनाने के मार्ग में जो कठिनाइयाँ थी वे भी कम न सनय सनय इस पर विजय पाई गई। छत्तीसगढ़ के राजाओं ने रियासत विलीनीकरण मंत्रालय के सचिव श्री VP मेनन को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि रियासत का प्रशासन भार ग्रहण करते समय प्रशासकीय प्रबंध में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन न किया जाए। राज्य की सरकार द्वारा ऐसा कोई भी कदम न उठाया जाए जिससे संबंधित राजागण यह महसूस करे कि उन पर वे जी कब्जा कर रहे हैं। मार्च पास्ट, सलामी इत्यादि को छोड़कर केवल औपचारिक रूप से प्रशासन का कार्य रियासतों से संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जाए। इस पत्र पर कार्रवाई हुई। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को जब जिला अधिकारियों एवं अनुविभागीय अधिकारियों ने रियासत का प्रशासन अपने हाथों में लिया, तब शासकीय भवनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। राजाओं के महलों में उनका अपना स्टेट कलर झंडा फहराता रहा। शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता व शासन का हस्तांतरण हुआ। प्रशासनिक रूप से रियासत मध्य प्रांत के भाग बन गए। छत्तीसगढ़ की रियासतों की प्रजा अब मध्य प्रांत के भाग बन गए। छत्तीसगढ़ की रियासतों की अब मध्य प्रांत के नागरिक बने और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वही अधिक प्राप्त किए जो मध्य प्रांत के नागरिकों को प्राप्त थे। बेगार प्रथा अवैध घोषित की गई। सामंतशाही व्यवस्थाओं को तिचांजलि दी गई। रियासत के कर्मचारी अधिक राजकीय सेवा में स्थान प्राप्त किए।
छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात नया प्रशासनिक स्वरूप प्रदान किया गया। 14 रियासतों को विभिन्न जिलों में समाहित किया गया। बस्तर की कांकेर रियासत को मिलाकर बस्तर जिला गठित किया गया। सारंगढ़, रायगढ़, धर्मगढ़, धर्मजयगढ़, उदयपुर जिसका नाम है, जैसपुर को मिलाकर रायगढ़ जिले का गठन किया गया। चांगबखार, कोरिया रियासत को मिलाकर सरगुजा जिला बनाया गया। छुई खदान, नांदगांव, खैरा और कवर्धा रियासतों को दुर्ग जिले में सम्मिलित किया गया। प्रांतीय सभाओं में रियासत के कर्ताओं व कुछ राजाओं को स्थान मिला। किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाई, रतनलाल मालवीय ने सरदार पटेल की यह मांग की थी। प्रांतीय धारा सभा के लिए मनोनीत सदस्यों के नाम इस प्रकार है: वी.एल. गुप्त, सुंदरलाल त्रिपाठी, सूर्यपाल तिवारी, बोड़ा मांझी, रामदयाल सरोजिया, महाराज रामानुजशरण, धीरेन्द्र नाथ शर्मा, बुधनाथ साथ, काशी प्रसाद मिश्रा, सारंगढ़ नरेश चंद्र सिंह, अमृतलाल महबूया। इस मनोनयन से धारा सभा में रियासतों का प्रतिनिधित्व हुआ। रियासतों के विलीनीकरण से उत्पन्न समस्याओं का निदान धीरे धीरे हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों का विलीनीकरण तात्कालिक सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली महत्वपूर्ण घटना थी।